डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज कोचिंग में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 4 अगस्त को पहला टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ है, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट के फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस आए थे और सभी बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक मोड में टेस्ट दिए हैं। एकदम एग्जाम का ही पैटर्न दिया गया था, एग्जाम का ही एकदम माहौल क्रिएट किया गया था। और गोल्डन टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट सीरीज का ये पेपर है, जिसमें पहले फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है। तो आज जो है अभी फिजिक्स का हम सोल्यूशन करा रहे हैं। 45 क्वेश्चन फिजिक्स में हैं, एक तरफ से सारे क्वेश्चन कराएंगे और ये क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में जाएगा, है ना। आज 20 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद से कल जो वीडियो अपलोड होगा उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो 2 वीडियो में टोटल 45 क्वेश्चन हम सॉल्व करा दे रहे हैं। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको देख करके उसको समझिए, क्योंकि टेस्ट देना चलो खास बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए उसको सीखना, उसका डिस्कशन करना ये बहुत जरूरी है। उसके बाद से अगले टेस्ट में इसका इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है, सुधार करना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे आंसर फिलअप करने में गलत किए होंगे, कुछ क्वेश्चन एकदम सही से सॉल्व करके आंसर गलत फिलअप कर दिए होंगे, कुछ बच्चों का टाइम कम पड़ गया होगा। तो ये सारी समस्याएं एग्जाम में भी आती हैं, तो ये सारी समस्याएं आप सॉर्ट आउट कीजिए टेस्ट के थ्रू, इसके समस्याओं को समझिए और सारी समस्याओं को रिमूव कीजिए, जिससे कि एग्जाम में कभी आपको दिक्कत ना हो। तो सभी सब्जेक्ट के सोल्यूशन कराए जाएंगे, लेकिन आज अब हम फिजिक्स का सोल्यूशन कराने चल रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट में सोल्यूशन होगा। आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, उसके बाद से 25 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में अपलोड कर देंगे। 2 वीडियो में जाएगा, फटाफट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सोल्यूशन सब देख लीजिएगा, जहां पे डाउट हो उसको क्लियर कर लीजिएगा। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। जिसमें कि फिजिक्स में टोटल स्टार्टिंग में 1 से लेकर 45 क्वेश्चन हैं। अब सारे क्वेश्चन आपके सामने आते चले जाएंगे, उसको देखते जाइए। हम अपना थोड़ा टेस्ट पेपर का भी हेल्प ले लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन देख लिया करेंगे। गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सॉल्यूशन, ओके। और ये फर्स्ट टेस्ट है, पहला टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट टेस्ट सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए। In the relation dy by dx is equal to 2 omega sin omega t plus phi naught, the dimensional formula for the omega t plus phi naught is। तो जो गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट हुआ था, उसमें फिजिक्स का मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन यूनिट्स, डायमेंशंस, परसेंटेज, एरर मेजरमेंट के क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए डायमेंशन का क्वेश्चन है, और डायमेंशन में भी कौन सा डायमेंशन बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एकदम आसान होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो चुटकी बजा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखो बेटा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का डायमेंशन पूछ रहा है, कितने का डायमेंशन ये पूछ रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो लिखा है dy by dx is equal to 2 ओमेगा sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ओके। तो यहां पर हमने बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, देख लो साइन थीटा का कॉन्सेप्ट, और ये डायमेंशन केवल इतने का पूछना है, केवल इतने का। तो क्या ये साइन थीटा नहीं है, ये पूरा वैल्यू बेटा एंगल हो गया, इसलिए ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का जो डायमेंशन होगा ये एंगल का डायमेंशन होगा, और एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो डायमेंशनलेस हो जाएगा बेटा m0 l0 t0। अब आंसर दिख रहा है, देखो m0 l0 t0 ये ऑप्शन दिख रहा है, m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 डी ऑप्शन इसमें सही है। इसमें पेन भी नहीं चलाना था, डायरेक्ट इसको देखते और इतने का डायमेंशन पूछ रहा है तो ये एंगल हो जाता, और एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस। ये ऑप्शन दिख रहा है,
है ना। तो इस तरह से आंसर सही से फिलअप करके आपको आगे बढ़ना था। तो स्पीड बढ़ानी है और एक्यूरेसी सही से आपको देना है सोल्यूशन में। ये नहीं कि स्पीड बढ़ा दिया और क्वेश्चन गलत होने लगे, ऐसा भी नहीं करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डायमेंशन का क्वेश्चन है। डायमेंशन ऑफ के इन इक्वेशन W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये देखो स्प्रिंग के एनर्जी का फॉर्मूला है, वाटन का फॉर्मूला है W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है तो के का डायमेंशन पूछ रहा है। एक्स यहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है तो एक्स एक्सटेंशन है, एक्स का डायमेंशन L होगा, W का डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन होगा, तो के स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा। या नहीं स्प्रिंग कांस्टेंट पता है तो इसी फॉर्मूले से आप देख लीजिए बेटा, इसी फॉर्मूले से डायमेंशन आप निकालिए। तो डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू, के का डायमेंशन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू W अपॉन एक्स स्क्वायर। हाफ कांस्टेंट है तो आ जाएगा W अपॉन एक्स स्क्वायर, और W होता है वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशन ml2 t-2 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर। ये पूरा टर्म बेटा कैंसिल आउट हो गया और इसका आ गया आंसर mt पावर -2। ओके, तो mt पावर -2 यहाँ देखो दिख रहा है, m पावर 1 l पावर 0 t पावर -2। तो यहाँ पे l नहीं है तो l पावर 0 हम कर सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसमें सही है ना। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ ए रॉड इज 3.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर and that of the rod B is 4.19 plus minus 0.01 centimeter, then the rod B is longer than the rod A। कितना सा क्वेश्चन है ना। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एरर दिया है, देखो पहला रॉड का लेंथ दे दिया है, फिर साथ में एरर दे दिया है, दूसरे रॉड का लेंथ दे दिया है, साथ में एरर दे दिया है। तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, बी वाला रॉड ए वाले रॉड के रिस्पेक्ट में कितना लॉन्गर है। तो आप क्या करो, इसमें से इतने में से इसको क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। जब इसको माइनस कर दोगे तो डिफरेंस निकल आएगा। अब कुछ स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, ये इतना बेटा एरर है, देखो पहले रॉड के लेंथ में एरर है, ये दूसरे रॉड के लेंथ में एरर है। तो जब दो क्वांटिटी आपस में माइनस होते हैं तो लेंथ तो माइनस होगा, लेकिन उनका जो एरर होगा वो माइनस नहीं होगा, एरर जुड़ जाएगा, एरर आपस में सम हो जाएगा। आंसर दिख रहा है, देखो ना, इन दोनों का सम करोगे दोनों एरर का तो 0.01 और 0.01 मिलकर 0.02। सॉल्व नहीं करना था, देखो आंसर ये दिख रहा है, सी ऑप्शन यहां पर मिल गया। ओके, तो जो रॉड टोटल रॉड का जो लेंथ आएगा, मतलब इसमें से इसको माइनस करने से, तो L2 में से क्या करें, L1 माइनस कर दें। ओके, तो जब L2 में से L1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4.19 माइनस 3.25, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.94। यूनिट किस में दिया है, सेंटीमीटर में। इतना तो सारे स्टूडेंट कर ले जाएंगे, लेकिन यहीं आप गलती करोगे, ये पहले रॉड के लेंथ में एरर है, ये दूसरे रॉड के लेंथ में एरर है। तो जब पूरे लेंथ में जब एरर निकालेंगे तो ये एरर आपस में सम हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1, एरर जुड़ जाएगा। तो इसका लेंथ है 0.01 प्लस इसका एरर है 0.01, तो एरर आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर का। इसलिए दोनों रॉड के लेंथ में ये डिफरेंस हो गया और ये जो लेंथ आएगा उसमें एरर हो गया। तो जब दो क्वांटिटी आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो उनका जो इंडिविजुअल एरर होता है दोनों कंडीशन में एडिशन हो जाता है। तो जिसको ये नॉलेज है वो कुछ नहीं करेगा, बस सीधे एरर सम करके आंसर देखेगा तो ये दिख रहा है ना। सी ऑप्शन इसमें सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द नंबर ऑफ
745 and 2.735 on rounding off to 3 significant figure। बेटा पहला जो टॉपिक है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। पूरा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है और सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस आप देखिए इधर कुछ सालों में पूछे जा रहे हैं। अब बहुत छोटा छोटा इसमें कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा भी नॉलेज है तो इसके क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे। इसको तैयार कीजिए बेटा सिग्निफिकेंट फिगर को, ओके। इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर पे इस पर क्वेश्चन दिया गया है, इस पर आप ध्यान दें। तो एक टर्म दिया है बेटा 2.745, इसका राउंडिंग ऑफ करना है, लगभग वैल्यू निकालना है राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो बेटा 4 है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमको कितना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करना है, मतलब लगभग वैल्यू निकालना है। तो ऐसे में यहां से हम 5 हटाएंगे, और जब 5 हटाएंगे तो चूंकि अगर ये 5 यहाँ पर 5 से ज्यादा वैल्यू होता, ये हटता तो ये बेटा 5 हो जाता, लेकिन अगर 5 है इसके पहले ये 4 है, 4 एक बेटा इवन वैल्यू होता है ना। तो इवन वैल्यू अगर है तो वो वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन अगर वहां ऑड वैल्यू होता तो एक बढ़ जाता। इसलिए आफ्टर राउंडिंग ऑफ ये वैल्यू हो जाएगा 2.74। इसमें अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, और दूसरा जो डिजिट है वो है 2.735। अब बताओ बेटा इसका जब लगभग वैल्यू देखेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो यहाँ से जब 5 हटेगा तो ये 4 बना रहेगा, लेकिन जब यहाँ से 5 हटेगा तो ये 3 4 हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये इवन वैल्यू है या ऑड वैल्यू है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो जो इवन होता है, सम संख्या होता है ना, उसको वही रहने दिया जाता है, लेकिन जो विषम संख्या होता है, जो ऑड वैल्यू होता है, उसको सम संख्या बना दिया जाता है। इसलिए वैल्यू आ जाएगा 2.74। अब दोनों में जो सिग्निफिकेंट फिगर है देखो, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ ये इसका आंसर आ गया, और ये देखो दिख रहा है 2.74 एंड 2.74, डी ऑप्शन इसमें सही है, ओके। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कितना अच्छा क्वेश्चन देखिए बेटा, स्क्रू गेज का क्वेश्चन। अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर आपका स्क्रू गेज 1A कैलिपर्स क्लियर नहीं है ना, टेस्ट में अगर बाई चांस गलत हो गया है तो इसको तैयार रखो, और जिसका सही हो गया इसका वो सीख गया है, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए पूरा 1A कैलिपर्स, पूरा स्क्रू गेज एकदम क्लियर आपका होना चाहिए, इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि 1A कैलिपर्स स्क्रू गेज पे भी खूब क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेन में तो हर साल क्वेश्चन आता है, और नीट एग्जाम में 1 साल 2 साल छोड़ करके स्क्रू गेज का क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा है। 2022 में भी स्क्रू गेज आया था, 2018 में भी आया था, 2020 में भी आया था, ओके। स्क्रू गेज के क्वेश्चंस इसमें कह रहा है द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 mm एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। देख रहे बेटा, द इंस्ट्रूमेंट रीड्स +2 डिविजन्स व्हेन नथिंग इज पुट बिटवीन इट्स जॉ। तो ये है बेटा इसका पिच, देख रहे हो, और यह है n का वैल्यू, सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, तो पिच और n से हेल्प हम लोग लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। इस गेज का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है P/n, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। यहां से आ जाएगा लिस्ट काउंट। उसके बाद से जब कहता है कि इस गेज का जो जॉब होता है उसमें अगर कुछ न रखा जाए, दोनों जॉब को आपस में चिपका दिया जाए, तो उस समय अगर सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो उसमें बेटा 0 एरर है। अब 0 एरर कैसे देखा जाता है, अगर इसमें कहता है कि कुछ डिवीजन, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रख रहे हैं दोनों जॉ में, तो कुछ डिवीजन सर्कुलर का रेफरेंस लाइन से बिलो रह गया, नीचे रह गया, तो पॉजिटिव एरर होता है, और कुछ डिवीजन ऊपर निकल गया 0 सर्कुलर का रेफरेंस लाइन से, तो वो नेगेटिव एरर होता है। ये पहचानना बहुत जरूरी है ना, पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है, उसी हिसाब से उसका करेक्शन किया जाता है। तो ये गेज का एक फुल क्वेश्चन है ना, इससे बड़ा क्वेश्चन गेज पे नहीं बन सकता। एक फुल क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लो तो गेज का पूरा आंसर आपका क्या होता है, क्लियर हो जाता है। उसके बाद से देखो इसमें क्या लिखा है, +2 डिवीजन व्हेन नथिंग इज पुट इन द बिटवीन द जॉ एंड 0 लाइज बिलो द रेफरेंस लाइन। क्लियर हो गया, रेफरेंस लाइन से सर्कुलर का 0 बिलो है, नीचे है, नीचे है तो कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर है। अबव लिख देता तो कौन सा एरर होता, नेगेटिव एरर होता। अब मेजरमेंट करा रहा है,
डायमीटर ऑफ ए वायर, वायर का डायमीटर, there are 8 division on the main scale and 83rd divisions coincide with the reference line, then the diameter of the wire. तो ये जो 83 है बेटा, ये 83 ये इसका सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, और टू जो 8 जो डिवीजन है, जब डायमीटर वायर का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें मेन स्केल पे 8 डिवीजन विजिबल है, 8 डिवीजन। अब ये भी देखना चाहिए कि इस गेज में दो कॉन्सेप्ट देता है, एक होता है एमएसडी, एक होता है एमएसआर। मेन स्केल रीडिंग अगर दिया है तो सीधे रख दीजिए, लेकिन अगर डिवीजन के फॉर्म में दिया है तो उसको एमएसआर नहीं एमएसडी कहते हैं, तो उसमें पिच से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो जिसका ये सही होगा, आप समझ लो उसको कितना नॉलेज होगा, वो अपना क्वेश्चन सही कर लिया, और जिसका गलत हुआ है, इसका गेज अब इसका तैयार नहीं है, उसको तैयार करना चाहिए, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करके उसको कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसका वैल्यू देखने के लिए अब हम टेस्ट पेपर का हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि बार बार हमको पेज यहाँ पर बैक हम लोग को आना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 5। इसका जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन है बेटा स्क्रू गेज का जो पिच दिया है, पिच को पी से इंडिकेट करते हैं, ये दिया है बेटा 0.5 mm, और n का वैल्यू 100, n का मतलब सर्कुलर स्केल पे कुल डिवीजन की संख्या। तो यहां से निकल आएगा बेटा लिस्ट काउंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है P/N, P का वैल्यू 0.5 अपॉन 100 मिलीमीटर, तो आ गया 0.5, 100 नोमीटर में चला गया, 10⁻² मिलीमीटर। आंसर मिलीमीटर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर देखें तो जो जीरो एरर है वो लिख रहा है इसमें +2 डिवीजन विद नथिंग इज पुट बिटवीन द जॉब एंड रेफरेंस लाइन नीचे है, तो पॉजिटिव एरर है। जीरो एरर +2 डिवीजन का जीरो एरर है। उसके बाद से जब डायमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेन स्केल डिवीजन एमएसडी दिया है 8 डिवीजन का एमएसडी दिया है, और सर्कुलर स्केल का रीडिंग सीएसआर जो दिया है वो कितना दिया है बेटा 83 है ना। तो जब डायमीटर मेजरमेंट करेंगे तो डायमीटर मेजरमेंट करने का बेटा फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन। देखो यहाँ होता है एमएसआर है तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में दिया रहेगा, लेकिन एमएसडी दिया है तो पिच से क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई, है ना, पिच से, और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर है, तो यहाँ जीरो करेक्शन बेटा आपको करना पड़ेगा। अब मेन स्केल का जो डिवीजन है देखो 8 दिया है तो 8 रख दो, पिच से बेटा मल्टीप्लाई कर लो, तो पिच का वैल्यू 0.5 mm है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 83 है, इनटू लिस्ट काउंट का वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻² mm माइनस। अब जीरो करेक्शन कैसे किया जाता है? जीरो करेक्शन करने का कॉन्सेप्ट होता है जीरो एरर साइन के साथ लिख लीजिए और लिस्ट काउंट से बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा +2 जीरो एरर इंटू लिस्ट काउंट 0.5 इंटू 10⁻5 है इंटू 10⁻² mm। ठीक है, अब इसको बेटा आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, इसको आपस में सब मिला लीजिए, तो मिलाने के बाद से ये आपका आंसर आ जाएगा 4.405 mm। ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें जो आंसर दिया है और देखते हैं क्या दिया है, देखो ये ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए कि वर्नियर कैलिपर से गेज आपका तैयार है कि नहीं है, नहीं तैयार है तो उसको तैयार कीजिए। कैसे तैयार होगा, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद 5-6 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ओके, और जिन बच्चों का अगर ये क्वेश्चन सही हो गया है इसका मतलब उनको इस गेज का पूरा नॉलेज है, ये फुल क्वेश्चन है। तो बताओ बेटा डायमीटर कैसे मेजरमेंट करेंगे? डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो करेक्शन। लेकिन अगर मेन स्केल डिवीजन दिया है तब होगा मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन होता है साइन के साथ जीरो एरर इनटू लिस्ट काउंट।
इसलिए नेगेटिव जीरो एरर का करेक्शन पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव जीरो एरर का करेक्शन माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक बेटा, तो ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया था कि आप इसी बहाने आप उसको तैयार करें। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखा जाए तो स्ट्रोगेज का ही क्वेश्चन है। वाह, स्ट्रोगेज द पिच ऑफ स्ट्रोगेज हैविंग 50 डिवीजन एंड सर्कुलर स्केल इज 1 mm। देखो यहाँ का पिच दिया है 1 mm और n का वैल्यू कितना दिया है बेटा 50 इन कांटेक्ट विद ईच अदर, है ना। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो। यहाँ पर भी देखो 6 डिवीजन बिलो है, कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर है 6 डिवीजन का। When a wire is placed, दोनों जगह में वायर रख दिया तो 3 लीनियर डिवीजन आर क्लियरली विजिबल। देख रहे हो 3 लीनियर डिवीजन मेन स्केल पे दिख रहा है, मतलब MSD दिया है और 31st डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर गया है, डायमीटर ऑफ वायर है। वही क्वेश्चन बेटा ये भी है, आराम से बेटा और इसको भी हम लोग सॉल्व कर ले। वही क्वेश्चन ये भी है, वैल्यू बस क्या है, चेंज है। तो यहां से हो जाएगा डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन, है ना, इनटू पिच प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो करेक्शन। ये हो जाएगा जीरो करेक्शन। मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे देखो दिया है ना, जब ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं तो 3 लीनियर स्केल डिवीजन मेन स्केल पे विजिबल है तो 3 रख दो। अब पिच से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, पिच का वैल्यू यहाँ पे 1 mm है तो 1 mm से आप क्या कर लो मल्टीप्लाई प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ देखो 31st दिया है तो 31 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे, पिच में 50 से डिवाइड करके, लिस्ट काउंट बराबर p/n, तो 1 mm में 50 से बेटा आप डिवाइड कर दीजिए तो ये मिलीमीटर में आ गया। और माइनस जीरो करेक्शन में जीरो एरर कैसा है, देखो 6 डिवीजन का जीरो एरर है। कैसे पॉजिटिव एरर है, क्योंकि रेफरेंस लाइन से बिलो है। अबव लिखता तो नेगेटिव होता है, बिलो लिखता है तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 6 इंटू डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करेक्शन हो जाता है और डिस्काउंट हो जाएगा p/n यानी 1/50 mm। ओके, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 31 में 50 से नियर अबाउट डिवाइड करके इसका वैल्यू निकाल लीजिए और 6 में 50 से नियर अबाउट डिवाइड करके इसका वैल्यू निकाल लीजिए। इसको निकालने के बाद से ये आपका आंसर नियर अबाउट आ जाता है 3.5 mm। तो जिनका ये क्वेश्चन सही है वो निश्चिंत रहें, और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप उसको कर लेंगे। लेकिन जिनका गलत हुआ है वो थोड़ा ध्यान दें, कहाँ पे गलत हुआ है उस पॉइंट पे हाईलाइट रहे, है ना। कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि कितने का जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है, ये नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आप टेस्ट में नहीं समझ पाए तो उसको सुधारिए, है ना, समझिए कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। एकदम आसान होता है, 10-10 लाइन 8-8 लाइन के सब क्वेश्चंस होते हैं और 1 लाइन का सोल्यूशन होता है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 भाई? अच्छा, ये भी डायमेंशन का ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 डायमेंशन का क्वेश्चन। टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी p is given by p equal to p naught exp एक्सपोनेंशियल है बेटा। एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन एकदम आसान होता है। p is equal to p naught और exp मतलब एक्सपोनेंशियल e पावर माइनस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो कह रहे हैं अल्फा इज ए कांस्टेंट एंड टी इज ए टाइम, तो कांस्टेंट अल्फा का डायमेंशन किसके बराबर होगा? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा डायमेंशन लेस होते हैं, एकदम आसान होते हैं। तो इसका जो पावर है ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये पूरा डायमेंशन लेस होगा। तो डायमेंशन लेस होगा मतलब 1 होगा, तो अल्फा इंटू टी स्क्वायर के डायमेंशन को 1 के बराबर कर दो। किसके बराबर? 1 के बराबर, क्योंकि डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ से बेटा आप अल्फा का डायमेंशन निकाल लो, तो अल्फा का जब डायमेंशन फाइंड करोगे तो आ जाएगा 1/t स्क्वायर। अब इसको डायमेंशन में जब लिखोगे तो टी स्क्वायर को ऊपर ले जाकर के t⁻2 लिख दो, यानी अल्फा का डायमेंशन किसके बराबर होगा? t⁻2 के बराबर होगा। यहाँ देखो कहीं कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है अल्फा है डायमेंशन ऑफ t⁻2, बी ऑप्शन मिल गया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। चुटकी बजा के बेटा क्वेश्चन किया करो। आई होप ये सब क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए होंगे। ओके, अभी कॉपी चेक भी हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा बायो का रिवाइज आंसर अभी देना है, उस क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक महसूस हो रहा था तो वो करा दे रहे हैं। उसके बाद से कॉपी चेक हो जाएगी, रिजल्ट लग जाएगा, पता चल जाएगा किसको कितना मिला है, कहाँ आपका मिस्टेक हुआ है, और सुधार कीजिए और अगले टेस्ट में और अच्छा परफॉर्मेंस लाइए। उसके अगले टेस्ट में और ज़्यादा परफॉर्मेंस आपका अच्छा होना चाहिए। तो जब ऐसे टेस्ट आप देते चले जाएंगे तो लास्ट में जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको महसूस होगा अरे वही तो कोचिंग वाला बैठ हम टेस्ट दे रहे हैं। ऐसा बच्चे कहते हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सीधे कहते हैं अरे सर हम लोग एग्जाम देने गए थे, लग रहा था कि एकदम वही कोचिंग वाला टेस्ट दे रहे हैं। और जो बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं वो सारी गलती जाके एग्जाम में ही करके आते हैं। कितना उनका नुकसान होगा, पूरा सत्र बर्बाद होगा, पूरे सत्र में कितने पैसे खर्च होते हैं वो सब नुकसान होता है ना। तो एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, which of the following set cannot enter in the list of the fundamental quantities in any system of unit। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अटके होंगे, समझ नहीं आया होगा क्या कहना चाह रहा है। तो देखो फंडामेंटल में क्या है, मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल में आना चाहिए, ठीक है ना। मास जरूरी है, लेंथ जरूरी है, टाइम जरूरी है। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें सेट है जो कि फंडामेंटल में इंटर नहीं कर सकता, कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में मास जरूरी है, लेंथ जरूरी है, टाइम जरूरी है। यहाँ देखिए लेंथ है, टाइम है, मास है, ये तो फंडामेंटल है। यहाँ देखिए मास है, टाइम है और वेलोसिटी है। तो देखो मास उपलब्ध है, टाइम उपलब्ध है और वेलोसिटी क्या होता है बताओ, वेलोसिटी होता है LT-1। तो यहाँ से हमको लेंथ मिल जा रहा है, लेंथ उपलब्ध है वेलोसिटी में, इसलिए भी फंडामेंटल में आएगा। ये देखो लेंथ, मास और वेलोसिटी, लेंथ है, मास है और यहां से देखो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी इज इक्वल टू LT-1। यहां से हम लोग टाइम पता कर लेंगे, टाइम हमको मिल जाएगा। लेकिन जरा ये वाला ए वाला ऑप्शन देखो, लेंथ, टाइम और वेलोसिटी। टाइम में केवल टाइम है, लेंथ में केवल लेंथ है और वेलोसिटी में भी लेंथ और टाइम है। देखो तो मास कहीं उपलब्ध नहीं है, वेलोसिटी में भी कहीं मास नहीं है, टाइम में भी कहीं मास नहीं है, लेंथ में भी कहीं मास नहीं है। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में मास, लेंथ और टाइम उपलब्ध है, लेकिन पहले ऑप्शन में लेंथ है, टाइम है, लेकिन मास कहीं नहीं है। इसलिए ये ऐसा सेट है जो फंडामेंटल में कहीं भी इंटर नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो है, बट कई स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत हुए होंगे, कई स्टूडेंट तो समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन सोल्यूशन देख लीजिए, समझ में आ गया। यही तो तैयार करने का तरीका है, थोड़ा थोड़ा प्रयास से आप सीखते हो, धीरे धीरे सीखते चले जाते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सिंपल होता है डायमेंशन के। 9 नंबर क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए इंस्टेंट t इज गिवन बाय v इक्वल टू 80 माइनस vt स्क्वायर। तो b का डायमेंशन पूछ रहे हैं, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा लगा दो, v इज इक्वल टू 80 माइनस vt स्क्वायर। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। vt स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल होगा a इंटू टी का डायमेंशन, इक्वल होगा बेटा वेलोसिटी का डायमेंशन। तो b का डायमेंशन चाहिए, है ना। तो vt स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन। तो यहां से आ जाएगा b का डायमेंशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टी स्क्वायर, है ना। तो b का डायमेंशन आ गया बेटा, वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया LT-1 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T⁻²। तो b का डायमेंशन आ गया LT⁻³ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मिल गया, देख लो, है ना। vt स्क्वायर के डायमेंशन को वेलोसिटी के बराबर कर दो और b का डायमेंशन आ गया LT-3। क्लियर हुआ? ये तो आसान क्वेश्चन है, सब लोग किए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्मली ए डिस्टेंस ऑफ 13.8 इतने मीटर इन द टाइम, इतना डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो क्यों ना बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख लें। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो वेलोसिटी है, डिस्टेंस है 13.8 और टाइम कितना है 4। डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 3.45 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गया 3.45 मीटर पर सेकेंड। लेकिन साथ में वेलोसिटी में देखो ना एरर भी पूछ रहा है, वेलोसिटी में एरर भी पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब इसका एरर तुम उठा के 0.2 और 0.3 का सम कर दो। कैसे सम होगा? वो पहले से एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तब ना एरर सम होता है। ये तो अपान के फॉर्म में है, डी अपान टी। तो अब जितने भी परसेंटेज एरर निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं, 10-12 केसेस होते हैं, उसमें फॉर्मूले का लॉग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तब ना बेटा आएगा। तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, v बराबर डी अपान टी को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। v इज इक्वल टू डी अपान टी। वेलोसिटी में एरर चाहिए तो इसके लिए इसको लॉग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो, तो डेल्टा v अपान v हो जाएगा। परसेंटेज नहीं निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई ना करो। d को लिख दो बेटा डेल्टा d अपान d, अपान को लिख दो प्लस, भाई परसेंटेज आना चाहिए आपको। t को लिख दो बेटा डेल्टा t अपान t। अब देखो वेलोसिटी में एरर पूछ रहा है, तो आ जाएगा डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा d अपान d प्लस डेल्टा t अपान t, और ये वेलोसिटी से आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आंसर हम लोग का आ जाएगा। अब इसके लिए डेल्टा d का वैल्यू आओ हम इससे ऐसा टेस्ट पेपर से देख लेते हैं। और इसमें भी देखो, यह है बेटा, देखो यह है डेल्टा d और यह है डेल्टा t, ओके ना। ये वैल्यू रख दो। तो डेल्टा d का वैल्यू 0.2 और d का वैल्यू 13.8 प्लस डेल्टा t का वैल्यू 0.3 अपान टाइम का वैल्यू 4। और अभी हमने वेलोसिटी फाइंड किया था पीछे, तो वेलोसिटी का वैल्यू आया था 3.45। अब इसको नियर अबाउट आप सॉल्व कर लो, इससे मल्टीप्लाई करके नियर अबाउट सॉल्व कर लो, तो ये वैल्यू आ जाता है नियर अबाउट 0.3। एकदम 0.3 नहीं आएगा, इसी का आसपास वैल्यू आ जाएगा। इसलिए जो वेलोसिटी आया, वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, ये आ गया बेटा 3.45 है ना, और प्लस माइनस 0.3 का एरर आ गया और इंटू हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से इसमें आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है और मिलाइए आप लोग का आंसर सही हुआ था कि नहीं, है ना। देखो ये वैल्यू आ गया। अब इसमें कुछ स्टूडेंट मिस्टेक किए होंगे, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन जब आया होगा घबरा गए होंगे और मिस्टेक किए होंगे, है ना। वो क्या किए होंगे, 0.2 और 0.3 का सम करके 0.5 यहाँ पर दिख रहा है, इसे टिक लगा दिए होंगे। बोले ऐसा किए थे कि नहीं किए थे? अरे जब वेलोसिटी इसका जो डिस्टेंस अपान टाइम है, तो x बराबर a अपान b वाला कांसेप्ट लगाओ ना परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला। लॉग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपान b इंटू 100 काट दो, डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b। वैसे है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको कन्वर्ट कर लो, उसके बाद वेलोसिटी निकाल लो। डायरेक्ट एरर तब सम होता है जब वो पहले से x बराबर a प्लस b हो या x बराबर a माइनस b हो। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11। ओ e स्क्वायर अपान 4 पाई epsilon नॉट hc का डायमेंशन। ये बेटा डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास में हमने कराया भी था, है ना। और इस क्वेश्चन को प्रोसेस से जो करेगा बहुत लेंथी क्वेश्चन है। e स्क्वायर अपान 4 पाई epsilon नॉट hc, ये आप देखिए ना नोट्स में कराया गया है बेटा, हर क्लास में इसको सॉल्व कराया गया। ये डायमेंशन लेस होता है ना। एक बार पढ़ लो तो हमेशा याद रहना चाहिए डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस ऑप्शन आपको यही दिख रहा है, M0 L0 T0। तो याद रखिएगा बेटा, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, अपान 4 पाई epsilon नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, h इज प्लैंक कांस्टेंट, c इज लाइट वेलोसिटी। तो e स्क्वायर अपान 4 पाई epsilon नॉट hc ये डायमेंशन लेस होता है। ये ट्रिकी क्वेश्चंस में खूब ढेर सारे ट्रिक हम बताए हैं, है ना। नोट्स आप डाल देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन खूब कराए हैं और उसी ट्रिक में ये आ गया, है ना। तो जो ध्यान देगा फट से टिक लगा देगा, जो नहीं ध्यान देगा उसमें लेकर पहाड़ खोदता रह जाएगा। तो ये आ जाएगा डायमेंशन लेस M0 L0 T0। और
आसान क्वेश्चन, अगर कोई भी पढ़ा है ट्रिकी कॉन्सेप्ट उसके आसान लगा होगा और टिक लगा के वो आगे बढ़ गया होगा। ओके बेटा, सी लाइट वेलोसिटी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 12, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये 12 नंबर क्वेश्चन है बेटा, 1 2 का मतलब 12 नंबर क्वेश्चन। Given that the displacement of an oscillating is given by y is equal to a sin bx plus ct plus d, the dimension formula of a into b into c। अच्छा, मतलब a b c d सबका डायमेंशन निकालो और सबका आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। a into b into c into d सबका मल्टीप्लाई करके तब डायमेंशन बताना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या दिया है बेटा, y is equal to a sin bx plus c into t plus d। तो इसमें देखो ये पूरा डायमेंशनलेस है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होने के कारण, तो यहां से a का डायमेंशन हम लोग को दिख रहा है, a का डायमेंशन y का डायमेंशन होगा और y होगा बेटा लेंथ, y का a का डायमेंशन आ गया। फिर देखो ये पूरा एंगल है, देखो साइन थीटा ये पूरा एंगल है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें, ये bx पूरा डायमेंशनलेस होगा, ct पूरा डायमेंशनलेस होगा, d पूरा डायमेंशनलेस होगा। देखो d का डायमेंशन अगर लिखना है तो डायमेंशनलेस होगा, और डायमेंशनलेस होगा मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करो, bx का डायमेंशन निकाल लो, तो b का डायमेंशन यहां से आ जाएगा, तो जो bx का डायमेंशन होगा ये भी डायमेंशनलेस होगा 1, तो यहां से b का डायमेंशन निकालोगे तो 1/x आ जाएगा। b का डायमेंशन 1/x, 1/x मतलब l पर -1। इसी तरह से ये जो c into t है ये भी पूरा डायमेंशनलेस होगा, अरे एंगल है ना पूरा, तो ये सब इंडिविजुअली डायमेंशनलेस होंगे, तो c into t ये भी डायमेंशनलेस होगा, यानी 1 होगा, डायमेंशनलेस 1। तो यहां से आ जाएगा c का डायमेंशन 1/t मतलब t इनवर्स। ओके, अब हम लोग को डायमेंशन चाहिए किसका, अब हम लोग को डायमेंशन चाहिए a into b into c into d, सबका डायमेंशन का मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो a का डायमेंशन l, b का डायमेंशन कहां गया बेटा, b का डायमेंशन l-1, क्लियर, c का डायमेंशन t-1 और d का डायमेंशन 1 है, d डायमेंशनलेस है, इंडिविजुअली 1 है, तो देखो ये आ गया l से l इनवर्स कट करके और ये आ गया t-1, देखो आंसर मिल गया m0 l0 t-1। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसान माने जाते हैं, आसान होते हैं। तो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी डायमेंशन का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है टेस्ट पेपर का। f is equal to alpha upon beta plus 2/d, then dimension of alpha। ओ डियर, अल्फा का डायमेंशन पूछ रहा है, तो अल्फा का डायमेंशन पहले और लिख लेते हैं, f is equal to alpha upon beta plus √d, ठीक है, और d यहाँ पर डेंसिटी है, f फोर्स है, अल्फा का डायमेंशन फाइंड करना है। तो यहां से बेटा अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स में आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा प्लस √डेंसिटी। क्लियर? और सेकंड पेज पे सॉल्व करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू फोर्स इनटू ब्रैकेट बीटा प्लस √डेंसिटी। अब यहां पर देखो, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, फोर्स का डायमेंशन लिख लो, और यहां बीटा के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन ये याद रखना कि दो फिजिकल क्वांटिटी जब आपस में अगर प्लस हुए हैं तो उनका डायमेंशन सेम होता है।
इसका मतलब बीटा का डायमेंशन रूट ओवर डेंसिटी का ही डायमेंशन है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो हो जाएगा फोर्स और बीटा का स्थान पे और प्लस रूट ओवर डी का स्थान पे रूट ओवर डी ही रख दो, क्योंकि जो डायमेंशन रूट ओवर डी का होगा वही डायमेंशन बेटा बीटा का होगा, क्योंकि आपस में प्लस हैं। यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है बेटा कि ये बीटा कहाँ गायब हो गया। अरे टाइम प्लस टाइम इक्वल टू टाइम, डेंसिटी प्लस डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी, रूट ओवर डेंसिटी प्लस बीटा इक्वल टू रूट ओवर डेंसिटी। यहाँ से आ गया फोर्स, फोर्स का डायमेंशन ml t-2 और डेंसिटी का डायमेंशन होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम ml-3, पावर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट है ना बेटा, तो पावर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से देखो m पावर 1 और यहाँ से पावर 1/2 मिलकर के m पावर 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा बचेगा l, तो l पावर 1 है और यहाँ से -3/2 आएगा, तो आ जाएगा l पावर 1 माइनस यहाँ से आ जाएगा -3/2, तो आ जाएगा 2 - 3/2 इक्वल टू -1/2, l पावर आ जाएगा -1/2 और इंटू इधर बस t एक ही बचा, तो हो जाएगा t पावर -2। ये किसका डायमेंशन आ गया बेटा, ये अल्फा का डायमेंशन आ गया, सॉरी हाँ अल्फा का डायमेंशन, अल्फा का डायमेंशन पूछ रहा है। और आंसर मिलाते हैं, कोई आंसर मिला के नहीं, m पावर 3/2, l पावर -1/2, t पावर -2, बैक चलते हैं और आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर अगर देखें तो देखो m पावर 3/2, l पावर -1/2, t पावर -2, इसी आंसर हम लोग को मिल गया है ना। तो ये स्टूडेंट जो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लिया होगा, इसका डायमेंशन का पूरा नॉलेज इसको है, ठीक है ना। है छोटा ही क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट बीटा में आपको लग जाएगा कि यहाँ पे बीटा का हम क्या करें, कैसे बीटा का डायमेंशन निकालें। तो बीटा रूट ओवर डी के साथ सम है, तो इसका मतलब बीटा का डायमेंशन रूट ओवर डी का डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये क्वेश्चन 14 है। अब इसमें हम लोग का डायमेंशन निकालना है रिलेटिव डेंसिटी का, और रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में कराया था कि रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया और यही क्वेश्चन अक्सर रिपीट करता है तो उसमें एरर 11% का होता है, 11%। 11% का एरर बस एक ही दिया ही है, और जब एक ही दिया ही है तो सीधे सीधे आंसर आपको 11% दिखाई दे रहा है। जिस स्टूडेंट को ये कभी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, उसके सामने आया होगा तो फट से टिक लगा के आगे बढ़ गया होगा। तो उसमें देख रहे हो एक बॉडी का वेट देखो एयर में दिया है, उसी बॉडी का वेट वाटर में दिया है, तो पूछ रहा है रिलेटिव डेंसिटी कितना है। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको फाइंड करना है, रिलेटिव डेंसिटी D is equal to weight of body in air upon weight of body in air minus weight of body in water, यानी एयर में बॉडी का वेट अपॉन लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। ओके, अब इसमें देखो बॉडी का वेट एयर में दिया है 5, देखो यहाँ दिया है 5.00 प्लस माइनस 0.05, 4.00 प्लस माइनस 0.05, तो 5 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन। और वाटर में जो वेट दिया है वो देखो कम दिया है, 4 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन, यानी एरर दोनों में क्या है, सेम है, 0.05 न्यूटन का एरर है। तो एयर में बॉडी का वेट है बेटा 5 अपॉन एयर में वेट है 5, वाटर में वेट है 4 इक्वल टू 5 अपॉन 1। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको एरर में बदल लो, क्योंकि एरर भी साथ में पूछ रहा है, परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो जब एयर में बदलोगे तो लॉग लेके बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, तो आ जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ये सिंगल क्वांटिटी है, तो यह आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 100 प्लस ये देखो a माइनस बी की कहानी है, तो a माइनस बी को जब परसेंटेज बदलते हैं तो आता है डेल्टा a अपॉन a माइनस बी और प्लस डेल्टा b अपॉन a माइनस बी, तो आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू ए अपॉन a माइनस बी, यानी डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू 100
माइनस का हो जाएगा बेटा प्लस, दूसरा क्वांटिटी है वाटर में वेट, तो डेल्टा W अपान WA माइनस WW इंटू 100। अब देखो डेल्टा इतने का वैल्यू दिया है 0.05, तो रख दो 0.05 और एयर में वेट दिया है बेटा 5 इंटू 100 प्लस 0.05, एयर में वेट 5 माइनस वाटर में वेट 4 इंटू 100 प्लस 0.05 अपान 5 माइनस 4 इंटू 100। इसको सॉल्व करो, 100 से मल्टीप्लाई हो गया 5 हो गया, 5 अपान 5 बेटा 1% आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो तो आ गया 5 अपान 1 प्लस 5 अपान 1 इजकल टू 11% का क्या आ गया, एरर आ गया। तो रेटेड डेंसिटी आ गया 5 और साथ में एरर कितने परसेंट का आ गया, 11% का एरर आ गया। तो आंसर मिला लो, आंसर मिल गया है, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। कुछ बच्चे इसको पहले से सॉल्व किए होंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बुक में आपको मिल जाएंगे जिसमें कि 11% का एरर दिया है। एक बार सॉल्व कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो सीधे आंसर दिखता है ना। तो आप जितने ही टेस्ट देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर अपने आप क्या होता जाएगा, धीरे धीरे याद होता चला जाएगा। कुछ क्वेश्चन और हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स। ओ डियर, ये वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। इन वर्नियर कैलिपर्स वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर एंड n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स। तो बेटा वर्नियर कैलिपर्स के देखो, इस गेज का लीस्ट काउंट जो होता है वो p/n होता है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, S माइनस V। लेकिन उसको ट्रिकी फॉर्म में हम कन्वर्ट करके क्लास में बताए थे, A इंटू S अपान N, ये ट्रिकी फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का। A होता है वर्नियर स्केल का कितने डिवीजन, मेन के कितने डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है उसका डिफरेंस, N होता है वर्नियर पे कुल डिवीजन की संख्या, है ना, S होता है 1 MSD। तो यहाँ पे दिख रहा है देखो, वर्नियर कैलिपर्स वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। मेन स्केल का वन डिवीजन, देखो वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल में 1 MSD x सेंटीमीटर है ना। तो 1 MSD में वन मेन स्केल डिवीजन यानी जो s है वो है x सेंटीमीटर, और n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर पे जो कुल डिवीजन की संख्या कैपिटल N है वो n है, स्मॉल n, कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो जो A होता है, हम बोले ना कि वर्नियर का कितने n डिवीजन, मेन के कितने डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है उसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस निकालो तो ये है n और ये है देखो n-1, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ से बेटा आप निकाल लो लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का ट्रिक लगा दो, ये क्लास में देखो ट्रिक बताए थे, A इंटू S अपान N। तो A का वैल्यू है डिफरेंस 1, S का वैल्यू है x और कैपिटल N का वैल्यू है स्मॉल n। तो यहां से जो डिस्काउंट आ गया वो आ गया x अपान n सेंटीमीटर, x अपान n सेंटीमीटर, ये आंसर सही है। ठीक है, तो ये वर्नियर कैलिपर्स का सिंपल क्वेश्चन कहलाता है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ढेर सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व भी कर लिए होंगे। छोटा तो क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज जिसको समझ में आएगा वही क्वेश्चन कर पाएगा। तो वर्नियर कैलिपर्स स्ट्रेटजीज विशेष रूप से आपका तैयार रहना चाहिए। वर्नियर कैलिपर्स स्ट्रेटजीज के क्वेश्चंस मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम इसको छोड़ते हैं, तैयार करके जाते नहीं। अरे पहला टॉपिक नहीं स्टूडेंट साइंस तैयार करके जाते हैं, अब पहले टॉपिक में कितने कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सा धैर्य रखकर पूरा सिलेबस तैयार कीजिए, पूरा तैयार हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 16। Force is equal to alpha upon density plus beta cube. What are the dimension of alpha and beta? अब थोड़ा सा इसमें टाइम टेकन वाला देखिए क्वेश्चन है ना, अल्फा और बीटा का डायमेंशन पूछ रहा है और दिया है फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन डेंसिटी डी लिख दे रहे हैं और प्लस बीटा क्यूब लिख दे रहे हैं। तो अगर बीटा का डायमेंशन चाहिए तो बताओ बेटा, बीटा क्यूब किसके साथ सम हुआ है, डेंसिटी के साथ, तो पूरे बीटा क्यूब का डायमेंशन डेंसिटी के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां से डायमेंशन ऑफ बीटा क्यूब
इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। क्यों? क्योंकि आपस में सम हुआ है, प्लस हुआ है। अब बीटा का डायमेंशन चाहिए तो क्यूब रूट हो जाएगा इसका, इधर हो जाएगा डेंसिटी पावर 1/3। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल टू डेंसिटी पावर 1/3 और डेंसिटी का डायमेंशन होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ml/-3 पावर 1/3 से पावर अप्लाई कर दो तो यहाँ पावर 1/3 इंटू इसका मल्टीप्लाई होगा तो l पावर -1, m पावर 1/3 l पावर -1। ये आ गया बीटा का डायमेंशन। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा टेस्ट पेपर से देख लें, बार बार पेज पलटना पड़ेगा। इसके बाद से हम लोग निकाल लें किसका डायमेंशन, और m पावर 1/3 l पावर -1 आ गया। तो अगर हम पीछे पेज पे चले तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ देखो m पावर 1/3 l पावर -1 आ गया। m पावर 1/3 l पावर -1 जब आ गया तो ऐसा ऑप्शन बस यही एक दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट इस पर टिक लगा कर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये कोई जरूर नहीं है कि हम बैठ करके अब अल्फा का डायमेंशन निकालते रहे। एग्जाम का यही विशेषता है भाई, जब आपने बीटा का डायमेंशन फाइंड कर लिया और ये वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है और कहीं तो दिख नहीं रहा है ऐसा ऑप्शन, तो अब कोई जरूरत नहीं है कि आप अल्फा का डायमेंशन निकाल के आप टाइम वेस्ट करें, सीधे टिक लगा के आगे बढ़ना था। लेकिन अगर अल्फा का डायमेंशन निकालना है तो फोर्स में इसका पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स में डेंसिटी प्लस बीटा क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा। और सीख लो बेटा। तो नाउ अब अगर अल्फा का डायमेंशन चाहिए, अल्फा का डायमेंशन, तो यहां पर देखो फोर्स में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा फोर्स ब्रैकेट में डेंसिटी प्लस बीटा क्यू। ओके, और फिर से देखो तो अल्फा इक्वल टू फोर्स इंटू डेंसिटी प्लस बीटा क्यू, तो यह आ जाएगा फोर्स ml t-2। अब यहां पर परेशान ना होना, कोई बीटा क्यूब से मतलब नहीं है। बीटा क्यूब जब डेंसिटी के साथ सम है तो पूरा डेंसिटी ही तो है, इस पूरे का डायमेंशन डेंसिटी का डायमेंशन रख दो और डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा ml/-3। यह आ जाएगा m 2 बार है तो m² l पावर -2 t पावर -2 into the dimension of अल्फा। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन जो चालाक स्टूडेंट होगा वो अल्फा बीटा का डायमेंशन निकाल लेगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, टिक लगा के आगे बढ़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो देखिए बेटा आंसर हम लोग को मिल गया m2 l-2 t-2, ये अल्फा का डायमेंशन, ये बीटा का डायमेंशन, सी ऑप्शन सही है। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है क्वेश्चन नंबर 17 लिख आइए, आगे पीछे अपने आप ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 n का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है बट सिंपल क्वेश्चन ही है। इंटीग्रेशन dx अपॉन √2ax प्लस x स्क्वायर इक्वल टू a पावर n sin इनवर्स x माइनस a अपॉन a। तो n का वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू ऑफ n, डायमेंशन नहीं पूछ रहा है, n का क्या कह रहा है, वैल्यू बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यह है राइट हैंड साइड, यह है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर हम a का डायमेंशन निकालेंगे। तो a देखो x के साथ माइनस है, इसलिए बेटा a का डायमेंशन ये सीधे सीधे x के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा और x का डायमेंशन l हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करें, राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल लें। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का डायमेंशन, तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशन लेस हो जाएगा, केवल बचेगा a पावर n। देखो a पावर n मतलब l पावर n। अब हम लोग का उद्देश्य है लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालना, उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देना। अब इधर डायमेंशन में इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, dx का मतलब होता है डेल्टा x,
ये डेल्टा एक्स है, मतलब ये डायमेंशन एल का डायमेंशन हो जाएगा अपॉन रूट ओवर 2 a इज l x इज l 2l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर मिल करके l स्क्वायर का डायमेंशन होगा। डायमेंशन किसका? l स्क्वायर का। तो तुम ये देख रहे हो कि यहाँ आ गया बेटा l और l स्क्वायर का रूट l, तो इस हिसाब से क्या डायमेंशन ये l पावर 0 नहीं आ गया। अब आप देख रहे हो कि ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है, दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर करोगे तो n का स्थान पे 0 दिख रहा है, इसलिए n का वैल्यू क्या है बेटा? 0 है। उसी ऑप्शन मिल गया। और हमेशा के लिए क्वेश्चन ये हर बुक में कोई बुक उठाओ ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। अब कोई भी एक बार सॉल्व किया रहेगा तो कभी भी सामने क्वेश्चन आएगा तो क्या अगर n का वैल्यू 0 है क्या सॉल्व करना है, a का डायमेंशन l है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग सही किए होंगे, जो लोग नहीं सही किए होंगे वो सीख लें, ठीक है। टेस्ट से तो यही फायदा है कि जो आप गलती करोगे, जो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे वो हमेशा के लिए क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, आंसर याद हो जाएगा। और जो क्वेश्चन टेस्ट नहीं देते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, वो सारी गलती जाके एग्जाम में करके आते हैं। ये क्या बेटा? E एंड G, ये क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। E क्या है यहाँ पर? एनर्जी, और G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो E इंटू जी का डायमेंशन पूछ रहा है, एनर्जी इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आसान तो है ना। एनर्जी का डायमेंशन सबको पता है, एनर्जी का डायमेंशन mn2 t-2, इसको लिख लो, और जी का डायमेंशन को निकाल लो। जी का डायमेंशन देखा जाए तो याद भी रहता है, किसी को नहीं याद है तो जी का डायमेंशन फटाफट बना ले, है ना। दो मास हैं m और m r दूरी पर, तो इनके बीच फोर्स का फॉर्मूला होता है g m स्क्वायर अपान r स्क्वायर। तो जी का डायमेंशन हो जाएगा बेटा fr स्क्वायर अपान देखो m स्क्वायर। तो यह इज ml t-2 r स्क्वायर इज l स्क्वायर अपान m स्क्वायर, एक m ऊपर गया तो ये हो जाएगा m पावर -1 l क्यूब t पावर -2। तो जनरली जी का डायमेंशन सबको याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो आप इसे निकाल लो, m-1 l क्यूब t पावर -2। अब दोनों का क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई, क्योंकि डायमेंशन ये पूछ रहा है किसका? एनर्जी इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एनर्जी का डायमेंशन ml2 t-2 इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन m क्यूब l पावर, सॉरी m क्यूब नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पर ये m पर -1 l क्यूब t पर -2, m पर -1 l क्यूब t पावर -2। अब इसको सॉल्व कर लो तो m पर -1 से m देखो ये कट गया, है ना। तो m पावर 0 आ गया, l पावर 2 और 3 मिलके 5 आ गया, और t पावर -4 आ गया। तो आंसर मिला बेटा, हाँ देखो m0 l पर 5 t पर -4 डी ऑप्शन मिल गया। ये भी तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, एनर्जी का डायमेंशन लिख देना था, यूनिवर्सल क्वेश्चन ऑफ कांस्टेंट डायमेंशन लिख करके सॉल्व कर लेना था। देखो आंसर आ गया m पर 0 l पर 5 t पर -4। तो कैपिटल जी का डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम लेकर के इजीली पूछ देगा, कहीं कहीं उसको इंक्लूड कर लेगा। यहां पर बेटा देखो, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एनर्जी का डायमेंशन फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में पूछ रहे हैं। तो बेटा एनर्जी होता क्या है? एनर्जी होता है बेटा वर्क डन। तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एनर्जी का डायमेंशन चाहिए ना, वर्क डन का डायमेंशन चाहिए, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दो। फोर्स को फोर्स रहने दो क्योंकि आंसर हमको फोर्स के टर्म में चाहिए। अब यहां पर बेटा देख लो, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके।
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। देखिए हम लोग का आंसर एक्सेलरेशन के टर्म में चाहिए और टाइम के टर्म में चाहिए। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ से आ गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्थान पे एक्सेलरेशन इनटू टाइम लिख दो। एक टी पहले से है तो देखो टी स्क्वायर हो गया, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट के स्थान पे a इंटू टी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर डायमेंशन ऑफ एनर्जी F फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में चाहिए तो F और एक्सेलरेशन यानी a और यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर, है ना। तो F a इंटू टी स्क्वायर, ये ऑप्शन सही है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है डायमेंशन निकालने का। इसका एक और तरीका है, अगर ऐसा न कर पाओ तो आप किसका डायमेंशन चाहिए, एनर्जी का, तो यहाँ फोर्स डायमेंशन रख दो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन रख दो, टाइम का डायमेंशन रख करके आप देख लो, है ना। अगर एनर्जी का डायमेंशन आ गया तो टिक लगा दो, नहीं तो आगे वाला चेक कर लो, ऐसे सी चेक कर लो, डी चेक कर लो। लेकिन इस तरह से चेक करने में पूरा रहता है कि या तो पहला ऑप्शन सही रहता है या तो दूसरा ऑप्शन सही, कोई ना कोई पहले में दूसरे में से सही हो जाता है। देखो अगर इस मेथड से चेक करते हैं डायमेंशन मेथड से, तो पहला ही ऑप्शन आपको आंसर यहाँ दिख रहा है, वही आंसर सही हो जाता है। और दूसरा तरीका यह है, एक और तरीका है ना, एनर्जी इक्वल टू F पावर a एक्सेलरेशन पावर b टाइम पावर c रख करके इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, लेकिन थोड़ा टाइम उसमें लगने लगेगा, हड़बड़ी में गलत कर दोगे। तो सबसे अच्छा तरीका है डायमेंशन मेथड से चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद सही 25 क्वेश्चन और सॉल्व कराना रहेगा। इसको दो पार्ट में हम सॉल्व कराएंगे, पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, दूसरे पार्ट में 25 क्वेश्चन करा देंगे। दो वीडियो में इसको अपलोड कर देंगे बेटा। एक एक क्वेश्चन जहां डाउट होगा उसको देख लीजिएगा, है ना। टेस्ट देना तो खास बात है ही है, फिर टेस्ट देने के बाद से उस पेपर का एनालिसिस करना ये खास बात है। जो क्वेश्चन डाउट किया उसको सर ये स्टाइल के देखो क्वेश्चन खूब एग्जाम में आ रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है इनका माइनस करने पर, है ना। तो 9.99 मीटर में से 0.0099 को माइनस करना है। अब बैठ के इसको बेटा माइनस आप ना करो। अब यहाँ पे दो क्वांटिटी का आपस में क्या हुआ है बेटा, सब्ट्रैक्शन हुआ है। तो दो क्वांटिटी का जब आपस में सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या रूल होता है, जिस क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हुआ है उसमें देखिए कि किसका डेसिमल प्लेस सबसे कम है। फाइनल आंसर में लिस्ट डेसिमल प्लेस देखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फाइनल आंसर में लिस्ट डेसिमल प्लेस देखा जाता है। तो डेसिमल प्लेस इसमें देखिए बेटा, इस वाले में जो डेसिमल प्लेस है वो देखो 2 स्थान तक है, और इस वाले में जो डेसिमल प्लेस है वो देखो कितना 1 2 3 4 स्थान तक है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन है, देखो 2 है, लिस्ट डेसिमल प्लेस इसमें 2 है। तो इसमें ऑप्शन में आप मिला लो, इसमें देखो डेसिमल प्लेस कितना है 4 है, इसमें डेसिमल प्लेस 1 है, इसमें डेसिमल प्लेस 3 है, इसमें डेसिमल प्लेस 2 है, और डी आंसर मिल गया। कभी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आवे तो उसको सॉल्व ना करना, सीधे आंसर को सूंघने का प्रयास करना, सूंघ लेना उसको सीधे सीधे। कैसे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में फाइनल आंसर में लिस्ट डेसिमल प्लेस होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में फाइनल आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। तो 2 डेसिमल प्लेस इसी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ए ऑप्शन सही है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग सही किए होंगे, और जो सही कर दिया होगा एग्जाम में अगर आएगा तब तक पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, यानी अगला जो पार्ट आएगा वो जस्ट अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे। ये 20 क्वेश्चन तब तक आप एनालिसिस कीजिए, देखिए, जहां भी डाउट हो। उसके बाद से 25 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करा दे रहे हैं, और अगले टेस्ट का सिलेबस डेट सब अनाउंस हो चुका है। इसके पहले वाले वीडियो में हम इसको अपलोड कर चुके हैं, उसको देखिएगा। और सेकंड पेपर के वक्त तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, सेकंड टॉपिक सब तैयार कीजिए। फिजिक्स में पूरा काइनेमेटिक इक्वेशन, ग्राफ के क्वेश्चन सेकंड टॉपिक से खूब क्वेश्चन में आते हैं, फुली मैथमेटिकल। इस बार नीट एग्जाम में सेकंड टॉपिक से 3 क्वेश्चन आया था, माने लगता है। तैयार कर लो बेटा, और अगले टेस्ट में और बढ़िया करो। जो भी गलतियां पहले टेस्ट में है उसका सुधार करो, है ना। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, और जब आप एग्जाम देने जाओगे उस समय लगेगा कि वही कोचिंग में हम जा रहे हैं और वही टेस्ट देने जा रहे हैं। जरा सा भी आपके अंदर घबराहट नहीं होगी, जरा सा डर नहीं लगेगा, और अपने सपने को बेटा पूरा कर लो। ठीक, तो अगला वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें 25 क्वेश्चंस और कर देंगे, जिससे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे।
थैंक यू बेटा, बाय बाय।